नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी शानदार जीत हासिल करने के बाद सरकार गठन करने में मोदी-शाह के पसीने छूट जाएंगे। आम धारणा ये थी कि शिंदे सेना और बीजेपी साथ-साथ हैं और उनमें तालमेल की कोई दिक्कत नहीं होगी। अजित पवार भी उनके पास कोई विकल्प नहीं है और सब कुछ आराम से सुलट जाएगा। चुनाव नतीजों को आए 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। उल्टे ऐसा लगता है कि महायुति के अंदर एक घमासान चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने रूठ कर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक तक रद्द कर दी है और वे अपने गांव चले गए हैं। कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा अभी तक छोड़ा नहीं है और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई है, इसलिए पेंच फंस गया है। एक खबर के मुताबिक शिंदे ने स्पीकर की पोस्ट के अलावा कुछ बड़े मलाईदार मंत्रालय मांग लिए हैं, जिनकी वजह से गतिरोध पैदा हो गया है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? क्या बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करने के बजाय दादागिरी पर उतर आई है? क्या उसे लग रहा है कि अब बाकी के दोनों दल उसकी मेहरबानी पर हैं और वो उन्हें जो दे रही है, उसे स्वीकार करके उसकी सरकार बननी चाहिए? या फिर दोनों दल, खास तौर पर एकनाथ शिंदे, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सौदेबाज़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है? या फिर ये सारा एक ड्रामा है, जो कि एक मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है? महाराष्ट्र के मतदाताओं को एक संदेश दिया जा रहा है शिंदे की तरफ से कि वो पूरी तरह से नतमस्तक नहीं हुए हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें, तो उद्धव ठाकरे इसका फ़ायदा उठाएँगे और वो उठाते हुए दिख भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिंदे किस तरह से दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। बहरहाल, ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार ये सरकार बनेगी कब? शपथ ग्रहण समारोह होगा कब? और इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रोहित चंदावरकर जी हैं और सुधीर सूर्यवंशी जी हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। रोहित जी, आपसे बात शुरू करते हैं। ये एक अजीब-सी स्थिति पैदा हो गई। शिंदे नाराज़ होकर रूठ कर चले गए अपने गाँव। मीटिंग होनी थी, वो कैंसल हो गई। कहा गया कि शिंदे की तबीयत खराब है। ये तबीयत ऐसे मौके पर खराब होना, मतलब इसके मैसेज को दूसरे ही निकलते हैं। तो क्या हो रहा है? क्या लग रहा है आप? मुकेश जी, शिंदे जी की तबीयत ऐसे बीच बीच में 2-3 बार खराब हो गई थी और कभी कभी अजीत पवार की भी तबीयत खराब होती थी पिछले 2.5 साल, जब महाराष्ट्र में बीजेपी प्रणीत महायुति की सरकार चलती थी। तब तो ये तबीयत खराब हुई है या और कुछ है, हम लोग जानते हैं, इसको पहले से देखा हुआ है। बात यह है कि पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि ये कब बनेगी। तो अभी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी 2 तारीख को, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर के दिन शपथ विधि होगा, स्वेरिंग इन होगा, ऐसे अभी बताया जा रहा है। अभी इसमें फिर से कुछ बदलाव आ सकता है, नहीं आ सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन देश भर के आपके जो दर्शक है उनके लिए बता दूं कि 2 तारीख को ये हो रहा है। उसके बाद आपने जो पहले जो नरेशन किया, उसमें काफी दिलचस्प दिलचस्प चीजें आपने कही और वो हो भी रही है महाराष्ट्र में कि ये अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो लग रहा था कि महायुति एकदम साथ साथ है और एक दूसरे के साथ एकदम गठबंधन जुड़ा हुआ है और वो तो सरकार बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे और काम शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे ही अंदाजा आ गया कि क्लियर मेजॉरिटी उनको मिल रही है, तो अंदरूनी तनाव एकदम बढ़ गया है। और उसमें एक बेसिक रीजन ये है कि बड़ा पिक्चर आप देखें तो एक उसका एक ये मैं निकाल सकता हूं कि अजीत पवार के नंबर्स बहुत ज्यादा आना, जितने अपेक्षित थे। मुझे लगता है कि सब लोग ये कह रहे थे कि अजीत पवार 20 विधायक लेके आएंगे, 20 से ज्यादा उनका नंबर नहीं जाएगा, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार की लहर चल रही है, सिंपैथी वोट आएगा वगैरह वगैरह, और अजीत पवार 20-22 के आसपास रहेंगे, तो एकदम जूनियर पार्टनर बन के रहेंगे, उनको ऐसे ही रखा जाएगा वगैरह। लेकिन वो 41 एमएलए लेके आए हैं, विधायक 41 है उनके साथ, 41 एमएलए।
तो अभी एक अचानक से महाराष्ट्र में सत्ता केंद्र जो है, अलग अलग सत्ता के केंद्र जो है, जो पोर्टफोलियोज है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, उसमें शिंदे और अजित पवार के बीच एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। ऐसा एक अंदाजा मुझे लगता है शिंदे जी को पहले ही आ गया। और बीजेपी का भी नंबर जैसे बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं था, इतना ज्यादा आ गया। सब बोल रहे थे कि बीजेपी 70-75 से तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जाएगी वगैरह, लेकिन वो 132 सीटों पर जीती है। तो एक दूसरे जो अलायंस पार्टनर है, खासकर शिंदे और थोड़ी तौर पर अजित पवार भी, लेकिन खासकर शिंदे, उनको एक फीलिंग आ गया कि बीजेपी तो अब उनके ऊपर बुलडोजर, राजनीतिक तरीके से बोल रहा हूँ, बुलडोजर ही चलाएगी, मतलब जो अब खुद चाहती है वैसा ही सब करेगी और उनको पूरा साइडलाइन करेगी। तो ये अपेक्षा, मतलब ये एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग में आने की वजह से वो एकदम आक्रामक बन गए। वो उनका एक सेल्फ डिफेंस है, मुझे लगता है कि वो एकदम आक्रामक बन गए। और वो जो भी आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, वो मुझे लगता है कि उसके पीछे ये कारण मीमांसा है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वो एकदम उन्होंने ऑफर दिया, आपके दर्शकों के लिए न्यूज बताता हूँ जो ज्यादा मीडिया में आई नहीं है। उन्होंने बीजेपी के लीडरशिप को एक मुकेश जी ऑफर दिया, शिंदे जी ने, कि 3-4 महीने में, 6 महीने में मुंबई महापालिका, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई वगैरह के चुनाव जो है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अभी जो मोमेंटम महाविकास आघाड़ी को महायुति को मिला है, सॉरी, महायुति को मिला है, वो मोमेंटम देखते हुए वो कायम रखना है। और ये सब नगर परिषद वगैरह के चुनाव है, जिला परिषद के भी चुनाव है, 25 जिला परिषद के चुनाव है महाराष्ट्र में, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप मुझे 6 महीने तक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे कायम रखिए। तो एक ऐसा ऑफर उन्होंने दिया कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी जिम्मेदारी इस शब्द में क्या क्या आता है, हमारे दर्शक जो होशियार है सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं ये सब करके देता हूँ। तो इसकी वजह से बीजेपी का लीडरशिप, दिल्ली की लीडरशिप जो है, थोड़ी सी दुविधा में हो गई, ऐसा हमें हमें पता चल रहा है कि वो थोड़ा सोचने लग गए। 2 दिन उन्होंने सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं नहीं, बीजेपी ही कंट्रोल लेगी और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि पहले से ही उन्होंने तय किया था। जैसे ही ये नंबर आ गया बीजेपी का 132, तभी उन्होंने वो डिसाइड कर लिया था। तो उस पर वो वापस आ गए कि नहीं नहीं, हम ही लेंगे। तो उसके बाद शिंदे ने, जो दिल्ली में मीटिंग हो गई उस दिन और उसके पहले जो फोन पे बातचीत हो गई, उसमें भी उन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज मांगी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, विधानसभा का अध्यक्ष पद और बाकी 2-3 चीजें वो मांग रहे हैं, और उस पर वो अड़के बैठे हैं, ऐसा पता चला है। तो उस वजह से, और ये उनका मुझे लगता है डिफेंस मैकेनिज्म है, उनको ये पता है कि अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहते हैं, इसलिए पहले ही उन्होंने दावा कर दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें चाहिए। शिंदे के जो 40 पहले विधायक थे, वो बार बार बोल रहे थे कि अजीत पवार जी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हमें फंड्स ठीक से नहीं देते हैं वगैरह। वो तो पिछले 2-3 साल से हम देखते आ रहे हैं वो सब बात। तो जी अभी इस बार शिंदे बोल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे दे दीजिए, वो बोल रहे हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष पद भी मुझे दे दीजिए। तो थोड़ा सा एक एग्रेसिव स्टैंड उन्होंने ले लिया। और जब ये कल रात दिल्ली में जो बातचीत हो गई, जिसमें क्लियर हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही, लगभग तय हो गया है कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बीजेपी ने अपने जो प्लान है वो शिंदे जी को बता दिए कि ऐसा ऐसा करने वाले वगैरह। उसके बाद आज वो एकदम अपने गांव निकल के गए, और आज जो महायुति की मुंबई में बैठक होने वाली है वो उन्होंने कैंसिल कर दी। तो क्लियरली ये तनाव अभी दिख रहा है, और ये खींचातानी शुरू हो गई है। और हमने भी इमेजिन नहीं किया था, आप भी जो बोल रहे बात एकदम सही है, कि किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि क्लियर मेजोरिटी होने के बाद भी इन दलों में एक दूसरे में ऐसे अनबन शुरू हो जाएगी। लेकिन वो हो गई है। और मुझे लगता है कि फाइनली इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिसका जवाब मैं नहीं जानता हूँ आज की तारीख में अभी, जी शायद सुधीर जी जानते हो, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। वो बड़ा सवाल सब ये पूछ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की पोजीशन एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ में जो डेप्यूटीज हैं, उनके साथ जो 2-3-4 नेता हैं जो उनके करीबी हैं, वो बोल रहे हैं कि शिंदे जी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो एक बार मुख्यमंत्री पद पे 2.5 साल बैठने के बाद उसके नीचे आने वाले उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करेंगे। ऐसा उनका स्वभाव नहीं है, ऐसा कुछ नेता उनके बोल रहे हैं, मीडिया में जी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं। तो वो बड़ा सवाल अब सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या शिंदे जी इस सरकार में उप मुख्यमंत्री पद लेंगे, या अपने किसी डेप्यूटी को, जैसे उदय सामंत हो, दीपक केसरकर हो, बाकी भी कोई 3-4 नाम है, उनमें से किसी को उस पद पे बिठाएंगे। मुकेश जी। जी
तो सुधीर जी, ये कई पेंच अभी रोहित जी ने समझा दिया हमें कि एक तो स्पीकर को लेकर है, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर है, वित्त मंत्री पद को लेकर है और खुद जो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे और उनकी गैर वाजिब उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लाड़की बहन योजना उनकी अपनी थी जिसकी वजह से माना जाता है कि एक बड़ा शानदार प्रदर्शन हो पाया। तो उनको अचानक हटाना उनको पसंद नहीं आ रहा हो। क्या ये गुस्सा इतना ज़्यादा है, नाराज़गी इतनी ज़्यादा है, इसके बावजूद रोहित जी बोल रहे हैं 2 तारीख को होना तय हो गया है शपथ। क्या 2 तारीख को हो पाएगी इन सारे लफड़ों के बावजूद? ये भी बहुत डेयरिंग का काम होगा कि 2 तारीख को हो पाएगी शपथ विधि, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से चीजें बदल रही है और जब रिजल्ट लगा था कि 230 सीटें महायुति का आ गई, तो अभी तो 2-4 दिन में सरकार बन जाएगी, देवेंद्र फडणवीस शपथ ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज तो 9वां दिन है, अभी भी बातें सुलझी नहीं है, चीजें काफी फ्लूइड स्टेज में है। जो अंदरूनी बातें मुझे पता चली, जो शिवसेना के और बाकी पार्टियों के कद्दावर लीडर है उनसे बात करते, 2-3 बड़ी चीजें उभर के आ रही है जो दिल्ली की मीटिंग में हुई थी। दिल्ली की मीटिंग में एकनाथ शिंदे जी ने बाकायदा अपनी साइड रखी। उन्होंने कहा कि जो चुनाव हुआ था स्टेट असेंबली का, उनके लीडरशिप में हुआ था, जो भी कुछ वोट मिले महिलाओं के, लाडली बहना के वजह से, मराठा रिजर्वेशन की वजह से, मराठा का बड़ा तबका इस बार महायुति को वोट दिया है उन्होंने, और अजित पवार के वजह से। और तीसरा जो ओबीसी, उन्होंने जो कुछ महामंडल निकाले थे छोटे छोटे, और उनको 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसी अमाउंट भी डिक्लेयर की थी कैबिनेट में। तो उन्होंने एक पूरी एक लोकसभा में युति हारने के बाद में महाराष्ट्र में बाकायदा एक करेक्टिव मेजर्स बड़े पैमाने पर लिए। और मोदी और शाह वो भी कहते रहे कि ये चुनाव शिंदे जी के लीडरशिप में लड़ रहे हैं, इसलिए जो मैंडेट मिला है वो महायुति और एकनाथ शिंदे को मिला है। लोगों ने जो वोटिंग किया, मराठा हो, ओबीसी हो, दलित हो और महिला हो, खास करके उनका कहना है कि शिंदे वापस सीएम बनेंगे इसलिए वोटिंग किया है। उन्होंने वोटिंग देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे इसलिए वोटिंग नहीं किया है। तो इनका आर्गुमेंट है कि जो मैंडेट है मेरे लिए है, तो मुझे वापस सीएम बनाया जाए। पहला आर्गुमेंट, अभी वो डटे ये चीज पे, ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया, अभी तो बीजेपी का सीएम बनेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है उसमें सीएम के दावेदारी पे शिंदे अभी भी डटे हुए हैं। इसलिए वो आज सब छोड़ के अपने गांव चले गए। जब भी कुछ ऐसे कुछ पॉलिटिकल चीजें होती है तो अपने गांव चले जाते हैं, ये तो सबको पता है। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा, मुझे सीएम बनाना नहीं है, तो उनके 2-3 शर्त उन्होंने रखी है। मुझे मेरे पार्टी को होम मिनिस्ट्री दीजिए, फाइनेंस दीजिए और स्टेट असेंबली का स्पीकर भी दीजिए। वो 3-4 बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने रखा है कि ये देना है तो मैं मेरे पार्टी आपके साथ में रहूंगा, नहीं तो हम अगला डिसीजन लेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक पूरी डिमांड की जो लिस्ट है अमित शाह के साथ रख दी और कहा कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर डिसीजन लेना है, डिसीजन लेंगे तो मैं नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें आऊंगा। लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि तुम तीनों जन मुंबई जाओ और मुंबई में एक बार फिर मीटिंग करो। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो कैंप, उनका कहना है कि इनके साथ में मीटिंग करके कुछ फायदा नहीं, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के साथ में जो भी कुछ करना है वो मोदी और शाह के साथ करना है। इसलिए उन्होंने वो मीटिंग, शेड्यूल मीटिंग होने के बावजूद मुझे लगता है वो मीटिंग स्किप की और अपने गांव चले गए। अभी लगता है, मुझे लगता है कि जो भी बॉल है वो बीजेपी लीडरशिप और दिल्ली के कोर्ट में। अभी उनको देखना है कि शिंदे के बिना सरकार बनाई जाए, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल नंबर है, नंबर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म जिसे हम एडवर्स रेपरकशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को छोड़ना ये भी बात सही नहीं होगी। आपको याद होगा दसरा जब रैली शिवसेना की होती है महाराष्ट्र में, शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रही थी और आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे की रही थी। उसमें उन्होंने एक शब्द का काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे हल्के में मत लो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मुझे लगता है वो जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था वो विरोधक से ज्यादा मुझे लगता है कि अंदरूनी जो उनकी जो अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शिंदे का कॉर्नर किया जाएगा, शिंदे इजीली मान जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शिंदे को अंडर एस्टिमेट करना भी मुझे लगता है बहुत गलत फहमी हो सकती है। और शिंदे ने ये बार बार प्रूव कर दिया कि शिंदे कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो भी मजे हुए खिलाड़ी। क्योंकि शिवसेना तोड़ना, उसको खड़ा करना, इतने लोग चुन के लाना,
ये राज ठाकरे ने भी नहीं करके थे, कहा था छगन भुजबल भी फेल थे, इवन तुम्हारे नारायण राणे भी फेल हो गए थे, लेकिन ये शिंदे ने करके देखा। इसलिए शिंदे को बीजेपी के साथ में बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी वो शिंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और करेंगे तो उसके कोई काफी बड़े रिपरकेशन हो सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और है सुधीर जी आपसे कि क्या ये शिंदे की एक नाटकबाजी भी हो सकती है, ताकि ये न लगे कि वो समर्पण कर रहे हैं दिल्ली दरबार के सामने। ये उद्धव ठाकरे बार बार अटैक करते हैं इसको लेकर कि ये तो नतमस्तक हो गए हैं, दिल्ली में फैसले हो रहे हैं, अमित शाह के हुक्म का पालन होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है कि ये एक तरह की नौटंकी रची जा रही है ताकि मैसेजिंग ठीक जाए? बाद में शिंदे के पास विकल्प नहीं है, उनको तो इस सरकार में रहना ही है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो नौटंकी कर रहे हैं, कोई ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी बड़े स्टेक यहाँ पे लगे हुए। देखो, एक बात समझ लीजिए, एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहेंगे तो उनके पास में एक एब्सोल्यूट पावर नाम की एक चीज रहती है, वो सीएम के साथ हमेशा रहती है। वो सीएम थे इसलिए उनकी पार्टी बड़ी, उनके साथ लोग आए, उनके लोग चुन के आए। अभी सिर्फ मिनिस्टर और डीसीएम, मुझे नहीं लगता वो डीसीएम होंगे। उनके रोहित जी ने ठीक कहा कि वो डीसीएम होने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका बेटे का नाम भी वो आगे कर सकते हैं, वो तो लेटर के बाद में की बात है। लेकिन उनको पता है कि उनका जो सामने का जो अपोनेंट है उद्धव ठाकरे, अभी भी महाराष्ट्र जो बंबई है, बंबई में से 10 सीट 20 सीटें में से 10 सीटें उद्धव ठाकरे की चुन के आई है। तो इसका मतलब बंबई में उद्धव ठाकरे का अभी भी बोलबाला है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और शिंदे को सर्वाइव होना है, सिर्फ शिंदे को खुद को सर्वाइव नहीं होना, तो सब लोगों को सर्वाइव होना है। इसलिए उनके दावेदारी रहना, वो मजबूत रहना उनके पार्टी के लिए, उनके लोगों के लिए, ये भी बहुत अहम चीज है। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी जितने कम समय में उभरी, उतनी कम समय में पार्टी भी नीचे जा सकती है, ये भी अंदाजा उनको है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे भी जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ये बीजेपी का एटीट्यूड आपको किस तरह लग रहा है? गठबंधन धर्म का कोई मतलब नहीं है, चुनाव आपने किसी के नेतृत्व में लड़ा है, अब चूंकि आपकी सीटें ज्यादा आ गई हैं, तो आप इम्पोज कर रहे हैं अपने को, एक तरह की दादागिरी। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति रही है। उन्होंने समझौते काफ़ी किए हैं। कई अन्य राज्यों में भी आपने देखा होगा, खासतौर से जैसे बिहार देखिए, इनके सीट ज़्यादा हैं, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने सीएम एक्सेप्ट किया है। क्योंकि सीएम इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया है क्योंकि आपको खत्म करना चाहते हैं। जेडीयू को धीरे-धीरे समाप्त करना है, इसीलिए यही नहीं, बात वो बिहार की यहाँ पर सिचुएशन तो अलग है उन्होंने ओंकारेश्वर जी। बिहार की महाराष्ट्र की अलग है, बात कर क्योंकि रहा हूँ उसके मैं। बिना तो सरकार ही नहीं महाराष्ट्र बन की बात सकती। मैं यहाँ तो इनकी सरकार बना रणनीति की सकती बात कर रहा हूँ। मैं है। इनकी जी। रणनीति की बात कर रहा हूँ। आपने हाल के चुनाव देखे जिसमें राजस्थान भी है, उड़ीसा भी है, दूसरे राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी है। उन्होंने चौंकाया है। चीफ मिनिस्टर के नाम पे हमेशा चौंकाया है, एक नया चेहरा दिया है। और कोई भी एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति इसको बोल नहीं पाया कि मेरे लीडरशिप में चुनाव हुआ। ये जो हो रहा है ना कि लाड़की बहना की वजह से हो गया या फलां की वजह से हुआ, इन्होंने अमित शाह के कैंप ने ये साफ-साफ मैसेज दिया है कि पार्टी के चाणक्य की वजह से उनकी नीतियों, रणनीतियों और उनके उसके तरीकों से आप जीते हैं, आपके नहीं। आप थे कौन? उनके कैंप के लोग तो ये भी कहते हैं कि एकनाथ शिंदे कौन थे? इनका बैकग्राउंड क्या है? रिक्शा चलाने वाले बैकग्राउंड से आप आए हैं, आपको बीजेपी ने खड़ा किया, आपको बीजेपी ने सपोर्ट किया, सीएम बनाया, तो आप एक फेस हुए हैं। उनकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनकी थिंकिंग मैं बता रहा हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। तो उनका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि सीएम फेस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर एंड दे मे नॉट बी फ्रॉम एनी ऑफ दीज थ्री। तीनों में से कोई नहीं हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस भी नहीं हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ एक और प्रॉब्लम ये हो गई है, ये जो किस्सा हुआ आपका तावड़े का, विनोद तावड़े का वीडियो उसमें जो चला है और वो पैसे बांटते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, विनोद तावड़े के साथ उनकी सुधीर जी बताएंगे कि पहले से भी अच्छी नहीं बनती रही है फडणवीस की। और इस समय वो एडवाइस करते हैं महाराष्ट्र के मामलों पे अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को। ही इज क्लोज टू बोथ ऑफ देम। तो ये तय हुआ है कि भैया तीनों में से किसी को मत बनाओ, क्योंकि एक को बनाएंगे तो दूसरे की हार्ट बर्निंग होगी। अगर आपने डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया और फिर सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया तो एकनाथ शिंदे तो
नहीं मानेंगे, फडणवीस भले मान गए थे, अजीत पवार भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये भी एक सवाल है। तो संभव है कि इनके, जैसे वो भी कह रहे थे ठीक, इनके बेटे को डिप्टी सीएम के रूप में प्रपोज किया जा सकता है। ये जो पैतरेबाजी चल रही है, ये सब जो बार्गेनिंग और प्रेशर टैक्टिस चल रहा है, वो चलता रहेगा। इस प्रेशर टैक्टिस के बीच में बीजेपी क्यों टाइम ले रही है? बीजेपी इसलिए टाइम ले रही है कि वो फाइल तैयार कर रही है कि हमें मेजोरिटी के लिए सिर्फ 12 ही लोग तो चाहिए ना, 32 ही हैं, एक 132 है, 144 चाहिए, तो 12-13 और एमएलए चाहिए। तो ना आपकी जरूरत ना उनकी जरूरत, आना है तो आओ, नहीं आना है तो बाहर जाओ। हो सकता है आप ही के लोगों के तोड़ के ले लें, कहीं और से तोड़ के ले लें। तो ये जो चल रहा है, वो अपनी तैयारी के लिए बीजेपी टाइम ले रही है। इनमें से तीनों में से किसी की बात नहीं मानने वाले हैं। वो डिमांड अपनी रख सकते हैं, लेकिन ऑल द डिसीजंस इंक्लूसिव ऑफ द स्पीकर पोस्ट, इंक्लूसिव ऑफ द मिनिस्टीरियल पोस्ट, डिसीजन यहां होगा। और उस दिन चिट जो आपने इसीलिए देखा कि एकनाथ शिंदे से पहले ये कहवा दिया गया है कि पहले आप जाकर रिजाइन करो। ही हैज ऑलरेडी रिजाइंड, ही इज नाउ ए केयर टेकर। सो वो नहीं है कि कोई उसमें टेक्निकल पंगा है। नंबर वन, एकनाथ शिंदे को उनकी पार्टी ने, उनके लेजिस्लेचर पार्टी ने उनको लीडर चुन लिया है। अजीत पवार को उनके लेजिस्लेचर पार्टी ने उनको अपना नेता चुन लिया है, लेकिन बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग नहीं हुई है। उसमें किसको नेता बनना है, वो वहां से चिट आएगा, और वो चिट में वसुंधरा राजे की जगह किसी और मोहनलाल शर्मा का नाम आएगा। हो सकता है उन्हीं से कहा जाए कि आप पढ़ दो। ये देवेंद्र फडणवीस को भी कहा जा सकता है कि ये चिट पढ़ दीजिए, और फिर उस पर सहमति होके और वो फिर नाम डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो समझ रहे हैं कि हम जो है इनको प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए, और वो फाइलें तैयार कर रहे हैं कि आपके कितने एमएलएज हैं, आपके कितने लीडर्स हैं, जिसकी फाइल तैयार करके मैं कहूं कि आना है तो आ जाओ और नहीं तो फिर जाओ। फिर मैं, तो ये वो चीजें चल रही हैं, खींचतान की ये प्रक्रिया है। ये बात वो कतई मानने को तैयार नहीं है, ये कैंप जो है अमित शाह का कैंप, कि आपकी लाड़की बहना से जीते हैं या आपकी मेहनत से जीते हैं। अगर आपकी मेहनत से जीतते तो आपने लोकसभा में क्यों नहीं दिखाया अपनी ताकत? लोकसभा में इन तीनों ने अपनी, ठीक है, लगभग इन्होंने मेंटेन किया, एकनाथ शिंदे ने, लेकिन बहुत कुछ करिश्मा तो नहीं कर पाए ना। तो बीजेपी के भी लोग नहीं कह सकते कि आप देवेंद्र फडणवीस की वजह से जीते हैं और इसकी वजह से जीते हैं। तो वो जो नहीं कह रहे हैं, उसमें छुपा हुआ है उनका तंत्र, क्योंकि तंत्र की वजह से जीते हैं, ये बात तो वो नहीं कहेंगे। कहेंगे हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से, चाणक्य नीति की वजह से आप जीते हो, और फैसला जो है वो दिल्ली दरबार करेगा। आपको जो कहा जाएगा उतने पे करना है, बाकी आप जो डिमांड रखने, जो नाम देने, नाम दे दीजिए। आप मिनिस्टर किस किस को बनाना है वो नाम दे दीजिए। वी विल टेक द डिसीजन कि हु विल बी सिटिंग ऑन विच पोस्ट। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी गोइंग ऑन इन दिस कैंप। जी जी। तो रोहित जी, फिर ये जो तीसरे नाम की बात की है इन्होंने, इनके अलावा जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इन संभावनाओं पर भी कहीं चर्चा हो रही है कि तीसरा नाम कौन हो सकता है? होगा तो बीजेपी से ही होगा, लेकिन कौन हो सकता है बीजेपी से? क्या ये बीजेपी भी से चल होगा रहा है? और मराठा होगा। जी बीजेपी से होगा और मराठा होगा। जी, रोहित जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, शनिवार की शाम को जब ये नतीजे आ गए, तब से चैनल्स पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री पद दूसरे किसी अलायंस पार्टनर को देने का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब कोई देखिए, जून 2022 में बीजेपी ने अपने पास 105 विधायक थे उनके विधानसभा में, और शिंदे के पास 40 थे। शिंदे 40 लोगों को लेके आए उद्धव ठाकरे से तोड़ के। फिर भी उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया। और शिंदे के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ठाणे से, नरेश मस्के, वो बोल रहे हैं कि अभी भी बिहार पैटर्न जैसा महाराष्ट्र में हो सकता है, शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री किया जा सकता है। उस पर मेरा सवाल ये है, जो मैं 2-3 चैनल्स पे मराठी में, इंग्लिश में बोल चुका हूँ, कि इसको आप बिहार पैटर्न क्यों कह रहे हैं? बिहार पैटर्न इसलिए वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास उतने विधायक नहीं, फिर भी उनको सीएम किया, इसलिए उसको नरेश मस्के जी बोल रहे हैं ये बिहार पैटर्न है। अरे लेकिन महाराष्ट्र में तो 2022 में वही किया ना, ये महाराष्ट्र पैटर्न है। जब शिंदे के पास 40 विधायक थे और बीजेपी के पास 105 थे, तो तब बीजेपी ने शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। और वो इसलिए बनाया क्योंकि 2 साल में, मतलब 22 में ये बनाया और 24 में
महाराष्ट्र के दो बड़े चुनाव होने वाले थे, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों होने वाले थे। उसमें उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से कॉर्नर करना, उनको हराना, उनके गढ़ को ध्वस्त करना, ये सब बीजेपी का टारगेट था। और उसमें एकनाथ शिंदे को एम्पावर करना, उनको ताकत देना जरूरी था, इसलिए किया। तो उस 2.5 साल शिंदे मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं और शिंदे के सारे विधायक और जो भी बाकी है उनके सपोर्टर्स वगैरह, उनको जैसा चाहिए वैसा सब उनके मतदार संघ में वगैरह उन्होंने करके ले लिया काम वगैरह, विकास के काम हो, बाकी चीजें हो वगैरह वगैरह। इसके बाद आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि अभी 132 विधायक वाली बीजेपी फिर से आपको मुख्यमंत्री करें? मतलब बीजेपी के भी 132 विधायक है, वो बोलेंगे कि हम क्यों शिंदे के पास फाइल लेके जाएं, अभी हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। तो कोई सवाल ही नहीं आता कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद छोड़े, इसका कोई सवाल ही नहीं आता। अभी बात रही कि कौन बनेगा। अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों से और आज भी सुबह तक तो देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर माने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली का भी उन्हें सपोर्ट है और महाराष्ट्र में भी एक कंसेंसस है कि वही नेता चुन लिए जाएं, यानी कि मुख्यमंत्री बना दिए जाए। लेकिन अभी जो बात कही गई वो इम्पोर्टेंट है कि विधायक दल की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। विधायक दल की मीटिंग करके उसमें देवेंद्र फडणवीस को नेता चुनना, ये जो फॉर्मेलिटी है वो क्यों नहीं हो रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये बीजेपी का सरप्राइज एलिमेंट जो हर बार रहता है, जो जिसकी बात अभी अभी हो गई कि राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, एक अलग से ही कोई चेहरा लेके आते हैं लास्ट मिनट। तो वैसे होगा नहीं होगा अभी तो किसी को पता नहीं, ऑब्वियसली किसी को पता नहीं कि वैसे होगा या फडणवीस का ही नाम चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। राजस्थान में आप अकेले हैं, मतलब आपका और कांग्रेस का मुकाबला है, आप अकेले हैं, बीजेपी का ही राज है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही राज है, आप अकेले हैं, आपका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से। लेकिन महाराष्ट्र में आप अकेले नहीं है, आपके साथ अजीत पवार है, आपके साथ एकनाथ शिंदे है, और आपकी पूरी ताकत यहाँ पे नहीं है। अभी आप विधायक तोड़ के लाके एक मेजोरिटी दिखा सकते हैं, लेकिन 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद क्या होगा। तो वो जो मैन्यूवरिंग वगैरह करना पड़ता है, जो भी चीजें अलायंस पार्टनर वगैरह को जो संभालना पड़ता है, उसमें दिल्ली की लीडरशिप को ऐसा लग रहा है, ऐसे मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस वुड बी द राइट फेस, बिकॉज महाराष्ट्र इज कॉम्प्लेक्स। इट इज नॉट लाइक राजस्थान के पूरा मेजोरिटी आ गया कोई सवाल नहीं आता है, या मध्य प्रदेश पूरा मेजोरिटी आ गई कोई सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी तो बता नहीं सकता हूँ, कोई भी बता नहीं सकता है क्या होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र के नाम पे जनरली कंसेंसस है। लेकिन ये सवाल बड़ा है क्योंकि विधायकों का एक मीटिंग, विधायक दल का जो मीटिंग होती है वो क्यों नहीं हो रही है, और उसमें अनाउंस क्यों नहीं हो रहा है, जैसे एकनाथ शिंदे के पार्टी ने किया या अजित पवार की पार्टी ने किया। तो मामला कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफी इधर उधर से रूमर्स चल रहे हैं कि कुछ भी नाम आ रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। बहुत सारे नाम सोशल मीडिया के जमाने में उछल रहे हैं, और विनोद तावड़े भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। और उसमें मुझे लगता है कि फोकस मतलब उस तरफ लेके जा रहे हैं बीजेपी वाले, ताकि एकनाथ शिंदे और इनका जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान ना जाए। तो देखते हैं, अगले 2-3 दिन का मामला है। अभी तो बताया जा रहा है कि 2 तारीख को शपथ विधि का शेड्यूल बन गया है। अभी सुधीर सूर्यवंशी बोल रहे हैं कि 2 तारीख को शायद नहीं हो पाए, पता नहीं, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। लास्ट पॉइंट ये बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में इतना क्लियर महायुति को मेजोरिटी मिलने के बाद भी इतनी सारी अनसर्टेनिटी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन यही महाराष्ट्र में होता आया है पिछले 2-3 साल से कि अनएक्सपेक्टेड चीजें ही चलती जा रही है, और देखते हैं क्या होता है। इतना बोल के मुकेश जी मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक बस एक मराठी छोटा सा चैनल पे सवाल है, फिर आप निकल जाएगा रोहित जी। क्या हाँ। ये मोदी शाह की नाकामी भी है कि आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हो 1 हफ्ते 8 दिन बाद भी? क्या ये एक बड़ी नाकामी भी है कि आप इतनी शानदार जीत, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ये रिजॉल्व नहीं कर पाए हो? मुझे लगता है कि ओवरऑल नाकामी, मतलब ये चीज पे नाकामी या कामयाबी, ऐसा मैं पता नहीं मुझे, लेकिन ओवरऑल नाकामयाबी ये है जो मैं बोल सकता हूँ कि उद्धव, जो सब लोग एग्री करेंगे कि उद्धव ठाकरे को साथ रखे बिना और उनको दूर करके, मतलब 2019 से ही 2017 मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जब उद्धव ठाकरे को फीलिंग आ गई कि बीजेपी मुंबई महापालिका में ही उनको काट रही है वगैरह, तब से उनका ये प्लानिंग शुरू हो गया कि बीजेपी से दूर हटना है।
और वो उन्होंने 2019 में किया, क्योंकि उनको 2019 की विधानसभा में भी ये दिखाई दिया कि उनके उम्मीदवारों को बीजेपी काट रही है वगैरह वगैरह, पर्दे के पीछे जो भी हो रहा है वगैरह वगैरह। और इस बात के बारे में वो हम सब लोगों से, पत्रकारों से काफी बार बोल चुके हैं, तो वो सब डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, टाइम नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे को इस तरह से एलिनेट करना, और बीजेपी का प्लान ये था 2014 से ही कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 100% बीजेपी होनी चाहिए, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। तो वो प्लान में उनकी नाकामयाबी हो गई है, उतना तो हम कह सकते हैं। क्योंकि आज अब तक के जमाने में, 19 तक के जमाने में, 2019 तक बीजेपी के साथ एक पार्टनर था, वो था उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी सत्ता में रही, अच्छी तरह से उनका एक परफॉर्मेंस रहा इलेक्शंस में वगैरह। उन उद्धव ठाकरे साहब को उन्होंने धीरे धीरे एलिनेट किया, इस मकसद से किया कि 100% बीजेपी लानी है। और वो उद्धव ठाकरे एक पार्टनर थे, उसकी जगह आज दो पार्टनर उनके सर पे बैठे हैं। एक का नाम है एकनाथ शिंदे और दूसरे का नाम है अजित पवार। तो 100% भाजपा करने का प्लान तो नाकामयाब हो गया ना। एक पार्टनर के साथ जो था, वो उसकी जगह दो पार्टनर उनके गले में आ गए। तो उतना तो है कि उस प्लान में वो नाकामयाब हो गई। अभी इस प्लान में, इस इलेक्शन के प्लान में नाकामयाब हुए नहीं हुए, कुछ दिनों में पता चलेगा। मुकेश जी, बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपको निकलना है, आप निकल लें प्लीज, धन्यवाद आपका। सुधीर जी, क्या ये अब अपने सहयोगी दलों को निकलने, कमजोर करने की रणनीति पर चलने लगी बीजेपी, कि अब तो हम चुनाव के दौरान अमित शाह कह चुके हैं 2029 का चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी, क्या ये उसकी प्लानिंग शुरू हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक कोई नई बात नहीं है। हमने हमारे जो नेबरिंग स्टेट है गोवा, वहां पे भी महाराष्ट्र गोमंतक नाम का एक पक्ष था। उस पक्ष पे कंधे पे बैठ के उन्होंने अपनी राजनीति गोवा में शुरू की थी। बाद में वो महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी अभी नाम के लिए ही बची है गोवा में। ऐसे कई पार्टीज है जो भारत में, उनके साथ में उन्होंने अलायंस किया, बाद में वो पार्टी कहाँ खत्म हो गई वो पार्टी को भी नहीं पता चला। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है। इसी वजह से शिंदे को भी ये अंदाजा है कि मैं सीएम नहीं रहूंगा, मेरे पास जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, जैसे होम हो, फाइनेंस हो, ऐसे की पोर्टफोलियोज नहीं रहेंगे। जैसे स्पीकर भी चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला भी स्पीकर के साथ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो अंदरूनी जो डर है, तो उनके दिल में, उसी वजह से वो जो शिंदे को हार्ड बार्गेनिंग कहते, तो सबको लगता था शिंदे सिर्फ 50 के ऊपर सीटें लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 60 सीटें लड़ेंगे। तभी उन्होंने 80 सीट लड़ी थी। लोकसभा में उनका प्रभाव अच्छा खासा रहा था। इसलिए शिंदे के डर के वजह से मुझे लगता है वो हार्ड बार्गेनिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ करे। भले ही उनके साथ में कई लोग सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन शिंदे सरेंडर का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है बार्गेनिंग बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जो कहा कि जो कुछ सीएम का जो डिसीजन है मोदी और शाह लेंगे और उनका निर्णय उनको एक्सेप्टेबल होगा, ये कहने के बाद भी वो गांव चले गए, ये भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं तो वो तो गांव जले जाने की कुछ बात ही नहीं थी। सब चीजें तो आज की मीटिंग होनी थी, सब पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन कर रहे, लेकिन वो भी अपना रंग दिखाने में मुझे लगता है कहीं कमी नहीं छोड़ते। इसलिए जो आने वाले जो वक्त है, उसमें मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल जैसे रोहित जी ने कहा कि फ्रंट रनर है। मेजोरिटी सबसे ज्यादा आरएसएस को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का इलेवेशन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, उनको कितना लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सही में महाराष्ट्र के सीएम हो, क्योंकि वो सीएम बनते तो 2029 की जो लोकसभा है, उनमें भी उनकी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दावेदारी हो सकती है। क्योंकि 2014-2019 में हमने जब रिपोर्टिंग की थी, उसी टाइम पे उनका नाम एक बड़े पीएम के फेस के तौर पे उभर सकते वगैरह, ऐसे एक पीएम मटेरियल है, ऐसे भी बातें उनके कैंप में कही जाती थी। उसके वजह से उनको भी कट टू साइड जिस तरह से 2019 में किया, उसी तरह से 2022 में किया, 2024 में सही में उनको करेंगे और दूसरा योगी महाराष्ट्र में खड़ा करेंगे, ये सवाल बीजेपी की लीडरशिप के सामने है। एक सवाल और है इससे कि शिंदे को ये कहा जाता है कि शिंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऑफर दिया गया कि आप केंद्र में आ जाइए। जाहिर है कि कोई भी स्टेट लीडर अपनी पार्टी को खत्म करने सेंटर में नहीं जाएगा। क्या देवेंद्र फडणवीस सेंटर में जाने के लिए तैयार होंगे?
या तैयार क्या होंगे? अगर उनको आदेश होगा तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने, आपको याद होगा जब उनको सीएम के बाद में लीडर अपोजिशन थे, बाद में जब शिंदे सीएम बने तो उनको डिमोशन करके डीसीएम बना गए थे, तो सबको लग रहा था कि अरे भाई इनका एक इंसल्ट किया गया एक बड़े लीडर का। सब काफी लोग उनके घर के और उनके नजदीक रोए भी थे उनके बंगलों पे। तो उसी टाइम उन्होंने कहा था कि मैं एक एक डिसिप्लिन से पला पड़ा एक आरएसएस का एक स्वयंसेवक हूं। मैं कभी आरएसएस की जो बात है, बीजेपी की बात है, उसके वायलेशन नहीं करता। उनके आगे कभी भी उनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, खुद की महत्वाकांक्षा की वजह से। लेकिन बिल्कुल ये भी बात सही कि उनकी महत्वाकांक्षा भी है कि महाराष्ट्र का दोबारा सीएम बने, क्योंकि जिस पद के जिसे हम अंग्रेजी में इलूसिव कहते हैं, 2019 से वो पद एकदम इलूसिव की तरह से उनके सामने घूम रहे, लेकिन हाथ में नहीं आ रहे। 2019 हो, 2022 हो और 2024 में भी बीजेपी के नंबर आ गए। देवेंद्र फडणवीस, सब आरएसएस, उनके नीचे के जो कार्यकर्ता है हमारे, सब चाहते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये डिले हो रहा है, मुझे लगता है जो डिले हो रहा है ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, ये ज्यादा सस्पेंस ऐड कर रहा है। उसके वजह से जो पार्टी का लीडर, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चयन करना, उसकी मीटिंग ना होना, बाद में शिंदे जी का गुस्सा होना, गुस्से से गांव चले जाना। दिल्ली की लीडर, ऐसी भी बातें आई थी कि देवेंद्र फडणवीस एक बार गए थे दिल्ली, वक्त भी मांगा था अमित शाह का, लेकिन वक्त दिया नहीं गया था। 2 बार वक्त मांगा था, मीटिंग का वक्त भी नहीं दिया गया था। तो पता नहीं अंदरूनी क्या, विद इन द बीजेपी क्या कट्स की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को कट्टू साइज करने की, और उसमें शिंदे अपना एक किरदार निभा रहे हैं, अपनी भी खुद की राजनीति कर रहे हैं। तो अलग अलग एंगल है ये सब एपिसोड को। बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, आपने अपने पिछले वक्तव्य में जो बखान किया था, जो कहा था, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरशिप बहुत ही एडमेंट, बहुत ही उसने फिक्स कर लिया है, ये करना है, ऐसे करना है। यानी उन्हें अब कोएलिशन को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उन्हें अपनी सरकार चाहिए और पूरी तरह से अपनी सरकार चाहिए, अपना मुख्यमंत्री चाहिए, अपने अपना एजेंडा चाहिए, चाहे वो अडानी के लिए चाहिए चाहे दूसरों के लिए चाहिए। ये बिल्कुल साफ है। और 2029 का चुनाव भी उनके निगाह में है। 2029 क्यों? हाँ, 2029 का। जी। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें पेंच है। वो नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ वहां करें जिससे हमको दिल्ली में कुछ क्रैक्स झेलने पड़ जाए। एमपी चाहे 2, 4, 6, 7 जो भी है, 7 एमपी है ना सुधीर जी, शिवसेना के। जी। हाँ। 7 एमपी और फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन एनडीए। हाँ, तो शिंदे के साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम आ रही, वरना इतने नखरे उनके नहीं झेलते वो। आप ये समझिए, मुंबई में कुछ भी कर लेंगे वो, लेकिन अगर उन्होंने मुंबई में कुछ किया, असल में उनको डबल ऑपरेशन करना पड़ रहा है। डबल ऑपरेशन ये कि मुंबई तो सिक्योर करो ही, दिल्ली भी सिक्योर करो। तो ये तभी हो पाएगा जब शिंदे के सातों एमपी तोड़ के बीजेपी में लाया जाए। और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने ज्यादा गड़बड़ किया तो ये संभव है। लेकिन इसलिए ये जो टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है फाइलबाजी में, तैयारी में, प्रिपरेशंस में, बैकग्राउंड चेक करने में, किसके किसके कौन से केस खोल सकते हैं, कहाँ कहाँ किसको गर्दन पकड़ सकते हैं, ये इसमें एजेंसीज को टाइम लगता है। जब वो पूरी फाइल तैयार हो जाएगी तब उस फाइल के साथ अनाउंसमेंट किया जाएगा कि सीएम यह रहेगा, फला फला यह रहेंगे, आपको कोई आपत्ति हो तो बाकी हम काम शुरू कर देंगे। इस बार उनको महाराष्ट्र में बीजेपी की फुल फ्लेजेड सरकार चाहिए, और अपने मन की चाहिए, जो अमित शाह के कंट्रोल का हो, नॉट इवन मोदी। लेट मी क्लैरिफाई यू वेरी कैटेगोरिकली। मोदी जी उस पे मोहर लगाएंगे, उसको अनाउंस करेंगे, लेकिन व्यक्ति अमित शाह का होगा, फैसला उनका होगा। ये पूरी की पूरी मुंबई का पूरा चुनाव जो है वो चाणक्य ने लड़ाया है, जिताया है। आप ये बताइए, उसमें मोदी जी को भी बताया गया कि आपकी औकात क्या है, आप देख लीजिए आपकी सीटें खाली पड़ी हैं। देश का गृह मंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो चाह ले कि हमारे प्रधानमंत्री की मीटिंग सक्सेसफुल होगी और उसमें सीटें खाली नहीं हो, तो कोई सीट खाली रह सकती है क्या? किसी भी राज्य में, चाहे जहां आपको सपोर्ट हो या ना हो। अगर पार्टी सरकार तय कर ले कि प्रधानमंत्री की मीटिंग है और उसमें 10,000 या 50,000 की भीड़ होनी चाहिए, वो भीड़ होगी, कहीं से भी लाई जाएगी। सीट खाली क्यों छोड़ी गई?
ये बताने के लिए कि साहब देख लीजिए आपके नाम पर अब क्राउड नहीं आता है, आपकी गारंटी चल नहीं रही है, अब मुझे करने दीजिए, मैं करके दिखा रहा हूँ। और मैंने करके दिखाया मैसिवली, कुछ ओवर्टली, कुछ कोवर्टली, मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया है उसमें। क्या क्या लगाया है हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमने आपको जिता दिया। सरकार भी हम नहीं बनाएंगे, सीएम हम डिसाइड करेंगे। डिसाइड वहीं से होगा, नाम ऊपर से अप्रूवल होके आ जाएगा। हो सकता है मोदी जी के नाम से आए, या चिट दिल्ली हाईकमान के। जब मोहनलाल शर्मा का चिट गया, जब उनका मांझी का चिट गया, तो ये थोड़ी बताया गया कि ये मोदी जी ने तय किया है या अमित शाह ने तय किया है, हाईकमान की तरफ से आ गया, तो वो आएगा। दिस विल हैपन। उनकी प्रॉब्लम जो शिंदे के साथ सिर्फ ये हो रही है कि यार इसके पास 7 एमपी हैं। इस समय अगर हम किसी को जरा भी इधर उधर गड़बड़ करते हैं तो वो ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर जाएगा। ये नहीं करना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन देखिए, सूनर और लेटर देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी कुछ नहीं बोला था। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस को जिस समय सीएम बनाया गया था, क्या वही थे सीएम के फ्रंट रनर? उनसे भी सीनियर लोग थे, तो उनको भी तो किसी को सरपास करके बनाया गया था ना। तो इस तरह की चीजें जो है लगातार बीजेपी करती है और उसमें कोई नहीं बोलता। खट्टर को हटाया गया, एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ की, अगले दिन उनकी कुर्सी खींच ली गई, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बड़े बड़े महारथी जो है इधर नॉर्दर्न इंडिया के, चाहे रमन सिंह हो, शिवराज शिवराज सिंह चौहान चौहान। हो, चाहे बिल्कुल। वसुंधरा राजे हो, कौन बोल पाया है? तो देवेंद्र फडणवीस भी नहीं बोलेंगे। इसीलिए पार्टी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो चिट आएगा वहां से, वो बता देंगे कौन सा नेता चुना जा रहा है। अभी से चुन लेंगे तो ये मैसेज चला जाएगा कि भाई ये लेजिस्लेचर पार्टी का मीटिंग है, लीडर है, तो ही इज द नेचुरल नेचुरल वो उसका लीडर होगा, प्राइम सीएम का कैंडिडेट होगा। ये नहीं कर रहे हैं। अब रही बात कि इसको कब करें, तो मुझे लगता है कि संडे वनडे तक ये कवायद पूरी करके उसके बाद ये लोग तय करेंगे। क्योंकि आज जो वो भागे हैं इधर से, उसके पीछे एक रीजन ये भी है, सतारा वो गए हैं एकनाथ शिंदे। तो शिंदे ने क्या कैंसिल किया? सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को भी तो जाना था उस मीटिंग में। वहां जाएंगे, बैठेंगे, तभी बात होगी ना। ये सब जो है दिखावेबाजी हो रही है कि भाई इनकी मीटिंग हो गई, उनकी मीटिंग हो गई, ये तय कर लीजिए, वो नाम बता दीजिए, आप पोर्टफोलियो मांग लीजिए। किसी को मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी इज इन फुल कंट्रोल इन महाराष्ट्र। दे आर जस्ट वरीड अबाउट दिल्ली, कि दिल्ली में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। दैट्स ऑल। सुधीर जी, आखिरी कमेंट आपका, 2 मिनट। बिल्कुल, बंबई में जो कुछ हरकत होगी उसमें दिल्ली में उसका रेपरकेशन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ रेपरकेशन की बात करता, मैं थोड़ा बात को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा था। बिल्कुल, पांडे जी ने सही बात की कि उनको चिंता दिल्ली की है, चिंता बंबई की नहीं है। उनको पता है स्टेट चले जाए उसको हम वापस ला सकते, लेकिन दिल्ली चली जाएगी तो बंबई वापस आना छोड़ दीजिए, बाकी तो स्टेट भी चले जाएंगे। इसलिए शिंदे के साथ साथ लोकसभा के सांसद है। अजीत पवार के पास विधानसभा के नंबर है लेकिन सांसद नहीं है, इसलिए वो ज्यादा अजीत पवार के बारे में ज्यादा केयर नहीं करे। सबसे ज्यादा केयर करे वो शिंदे जी की, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, वो दोनों किससे गए, उसके साथ में शिंदे आ जाएंगे तो ऊपर का गेम बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। इसलिए, और आपको पता है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, दे आर ओनली कंसर्न अबाउट द दिल्ली, नॉट द स्टेट। They know how to win the state and how to lose the state also. So that is not a big issue for them. बिल्कुल, तो ये एक पूरी समस्या की का एक और और पहलू है। एक बात ये भी समझिए कि इसमें कोई इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। जिस जिस पार्टी के साथ अलायंस करके इन्होंने छोड़ा है, चाहे वो अकाली दल हो, पीडीपी हो, बीजेडी हो, एजीपी हो, यू नेम, किसी भी राज्य में, जब तक आपका महत्व है सीटों के हिसाब से, आपके साथ हमारा समर्थन और अलायंस है। और वो इसीलिए है कि हम अभी देखिए, एक नाथ शिंदे को ये बरकरार रखेंगे तो हिंदुत्व के वो भी समर्थक, ये भी समर्थक, और उद्धव ठाकरे भी, तो ये वोट बंटेगा फ्यूचर के लिए भी। तो उनको स्ट्रेटेजिकली शिंदे गुट को धीरे धीरे मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। अगर लड़ाई हो तो ठीक है, चलो उद्धव गुट और इधर गुट, उद्धव गुट को तो कह देंगे तुम कांग्रेस के साथ बैठ गए तो तुम तो सेकुलर हो गए। तो इनको वो करना पड़। अजीत पवार के साथ कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो पहले भी उनके ऊपर इतने आरोप हैं कि उनसे जो कहा जाएगा वो चुपचाप करेंगे। ये जो बातें बिल्कुल। आती है ना कि अजीत पवार ये कर सकते हैं ऐसा, और संघ उनका नाम नहीं चाहता है, दरअसल ये देवेंद्र फडणवीस गुट का प्लांटेड है। महाराष्ट्र का मैक्सिमम चैनल जो है, चूंकि वो फंडेड है
हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसलिए वो वही कहता है जो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, इसलिए उस बात पे मत जाइए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी इस आज की बहुत ही सारगर्भित चर्चा के लिए आप दोनों का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।